हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज की मेरी गेस्ट हैं डॉक्टर रीटा जयरथ, जिनको कि हम लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनकी नॉलेज की कदर करते हैं। सो गाइज, आज मैं एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं स्ट्रेट हेड जज डॉक्टर रीटा जयरथ से पूछूंगा। आई एम श्योर आपके लिए ये इंटरव्यू बहुत यूजफुल हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। So welcome Rita ji, and thanks for giving me your time. The pleasure is mine and I'm so glad to be here. Thank you Rita ji. So Rita ji, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी एथलीट जिम ना करता हो। इवन दूसरे स्पोर्ट्स के जजेस एंड स्पेक्टेटर्स भी जिम एंड बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं और फॉलो भी करते हैं। फिर भी आज तक बॉडी बिल्डिंग को एक स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं मिल पाया है, ऐसा क्यों? Actually, bodybuilding in itself is it's an all encompassing subject. जी। तो अगर हम बहुत उसको etymologically हम उसको understand करें, तो बॉडी बिल्डिंग जो है, it is building your body. तो no matter what activity you're doing, even if you're doing dance or whatever physical activity you're doing, so you are actually building either on your tendons, your ligament, your slow twitch muscle fibers, fast twitch muscle fibers, everything, your pulmonary capacity. आप breathing exercise भी कर रहे हो तो lungs को build कर रहे हो, ठीक है। आप neurons को build कर रहे हो, या आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो somewhere down the line हर आदमी अपनी body को build ही कर रहा होता है। Right. So we are all body building. So we should look at it like that, especially अगर हम उसको calibrated way में खा रहे हैं, understand कर रहे हैं। But जब competitive body building आती है तो that is a different thing. Right. कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में वी नो दैट एक सबसे पहले तो ये एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, इसीलिए इसको ओलंपिक रिकॉग्निशन नहीं मिला है। बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं, जिम्नास्टिक्स है, इवन क्रिकेट है जिसको ओलंपिक रिकॉग्निशन नहीं मिला है, कि बिकॉज देयर आर वेरी सब्जेक्टिव इश्यूज इन दैट। तो देयर इज अ टेंडेंसी फॉर पार्शियलिटी एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सेकेंडली, जो वाडा नाडा के डोमेन में आता है उसमें बॉडी बिल्डिंग बहुत इजीली विजिबल होता है, क्योंकि व्हेन द लिस्ट कम्स कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें दिस इज नॉट सीन इन वेरी गुड लाइट। और क्योंकि एनहेंस्ड हाइपरट्रॉफी है तो उसको लोग एकदम विजिबल है। जो भी होता है सब सब्जेक्ट, सब स्पोर्ट्स में, सारे डिसिप्लिन्स में होता होगा, लेकिन यहाँ बहुत विजिबल है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इसको वो वैल्यू नहीं मिलती है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा इट्स अ 24 आवर गेम्स और सबसे ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए होता है इसको रियल सेंस में करने के लिए। सो आई थिंक जब तक इसको स्टेट रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, विल नॉट रीच द नेक्स्ट लेवल। वेरी नाइस, वेरी ट्रू रीटा जी। सो रीटा मैम, आप IFBB की प्रो लीग इंटरनेशनल जज हो, और कभी आपको किसी एथलीट को जजिंग करते टाइम ये स्ट्रेस रहा है कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ दूसरे कॉम्पिटिटिव एथलीट से? ऐसा कोई स्ट्रेस रहा हो आपको? डेफिनेटली ऐसा होता है, बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज हम लोग जब जज होते हैं और जब वो एक कोट पहन लेते हैं तो वी आर वेरी न्यूट्रल पर्सन्स। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है व्हेन यू सी अ पर्सन हुम यू नो, तो हमें पता होता है कि हम इसको जानते हैं, हमको पता है इसकी जर्नी क्या रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्किप अ हार्ट बीट एंड डू जस्टिस, बिकॉज वो जो जगह है वो बहुत सैक्रेड स्पेस होता है और वहाँ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अपने सोल के साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो बस वो नोटिस हो जाता है, और जिनको हम जानते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, तो हम उनको जाके बाद में फीडबैक दे सकते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, दीज आर द मिस्टेक्स यू डिड, maybe you were not 100% out there on stage when it came to concentration while you were posing. कई लोग जब साइड शिफ्ट करते हैं तो उनका स्टमक ब्लोटेड होता है, पीछे खड़े होते हैं तो अपना 100% नहीं होते, तो हम उनको फीडबैक दे सकते हैं, या कोई उनका बॉडी पार्ट लैकिंग होता है या उसको वो अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि वो नोटिस में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारे एथलीट्स होते हैं स्टेज पे, से मेंस फिजिक में, सपोज देयर आर 50 एथलीट्स और उनको 10-10 करके हम बुला रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं जो नोटिस नहीं हो पाते, लेकिन हम लोग अगर किसी को जानते हैं तो वो अननोटिस नहीं जाता। दैट इज़ द ओनली एडवांटेज जो एथलीट को मिलता है, लेकिन वो एक सेक्रेट स्पेस होती है, तो वी डू फील, बट वी हैव टू डू जस्टिस।
वेरी नाइस। सो रीटा जी, कभी ऐसा भी हुआ है आपसे कि गलती से आपका डिसीजन बायस चला गया हो किसी एथलीट के लिए? नहीं, बायस तो कभी नहीं होता है। बस इट इज़ नेवर लाइक दैट, ऐसा हाँ। मैं कभी करूंगी भी नहीं जी। बट मुझे अगर मैं ये डीप इनसाइड माय हार्ट मुझे ये फील होता है कि काश मैं उसको दे सकती, यू नो, आई विश आई कुड गिव दिस पर्सन मोर मार्क्स Yeah. बिकॉज आई नो दैट पर्सन, हिम और हर, बट बायस मैं नहीं करती बिकॉज देन आई टेल माई सेल्फ यस दिस माई प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रीटा जी, आज आप एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के जज हो, हेड जज हो, तो अगर मैं उस चैम्पियनशिप यानी कि शेरू क्लासिक की बात करूं, तो आपकी और उनकी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई है? शेरू जी मुझे 2007 में मिले थे गोल्ड स्ट्रीम में। Okay. और मैं उनको पहले से ही ऑब्जर्व कर रही थी बिकॉज लुधियाना में भी पहले वो compete करते थे। अच्छा। उस टाइम शेरू क्लासिक पर से नहीं था जी। बट यू नो ही वॉज वेरी गुड, ही इज बीन अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर विद वेरी गुड जेनेटिक्स एंड वेरी पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। Yeah. और उनको एक्चुअली पेक्टोरलिस मेजर में एक इंजुरी हुई थी बिकॉज ही हैड नॉट वार्म्ड अप एंड लिफ्टेड अ वेरी हैवी डन अ वेरी हैवी बेंच प्रेस। Oh. तो उनका उसकी इंजरी के बाद ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट और वो जुड़े रहना चाहते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि वो किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रहे थे जहाँ यूके के बहुत टॉप एथलीट्स के साथ उनका एसोसिएशन रहा एंड ही हैज़ बीन इन यूएस विद द आईएफबीबी। तो उनको बहुत चीज़ें पर्सपेक्टिव में पता थी। Okay. क्योंकि जैसे विमेंस डिवीजन है, वुमेन्स डिवीजन के बारे में यहाँ पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था। जी। बहुत रैंडमली लड़कियां शॉर्ट्स पहन के जाती थी, जिस जो अच्छा लगा दे दिया। इट वाज वेरी इट वाज नॉट सिस्टमैटिक एट ऑल। Right. किसी को समझ नहीं आता था कि ये क्या डिफरेंस है फिगर में, बिकिनी में। उस टाइम दीज वर न्यूअर डिविजन्स। Correct. बट शेरू जी को बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और जब मैं उनसे बात करती थी तो वो मुझे बहुत एंकरेज करते थे। Okay. तो देन दैट्स हाउ वी गॉट एसोसिएटेड एंड जब मैं बहुत हैवी वेट्स उठाती थी तो मुझे अपोजिशन मिलता था। Yeah. तो ही यूज्ड टू सपोर्ट मी एंड देन ही गाइडेड मी टू ट्रेन विद बॉम्बशेल फिटनेस विद शैनन डे। तो उन्होंने मेरा एसोसिएशन कराया था एंड आई वाज ऑलवेज इन टच विद हिम। ऐसे ही compete करते करते फिर उसके बाद ही न्यू माई जर्नी कि हाउ आई हैव बीन एंड व्हाट आई हैव गिवन टू दिस स्पोर्ट एंड यू नो व्हेन आई गिव माई एग्जामिनेशंस फॉर जजिंग ही वाज देयर बाय माय साइड। सो Okay. यू नो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। ओके ओके। Yeah. सो रीटा जी, देखिए, हर इंसान की हर प्रोफेशन में एक ट्रिगर पॉइंट होती है और उसी ट्रिगर पॉइंट को वो लेकर के इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है। सो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके लिए बॉडी बिल्डिंग किसी को कुछ प्रूव करने के लिए एक जरिया थी या आप अपने खुद के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, हमारी इंडिया में जनरली गर्ल्स को, चाहे वो एथलीट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, उनको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यस वी कैन डू इट। सो आपका उसके ऊपर क्या टेक है? Why I started it, that was, you know, उसके multiple reasons हैं। अच्छा। It's not just to prove it to somebody. Yeah. First of all, if you look at it, you know, as a series of events, तो मैं अपने बेटे को जिम लेके गई थी उसको एक्सरसाइज कराने के लिए। अच्छा। और he wanted to be like one of the Bollywood stars क्योंकि उसको you know he being an autistic child, उसको हमेशा मैं ही कहती रही थी कि ये करो वो करो। That was the first time he said कि मुझको ये करना है। जी। So I was like, I felt it's my you know supreme duty to just do it, you know, 100%. Okay. और अकेला मैं उसको जिम में छोड़ नहीं सकती थी। People would have made fun of him. He wouldn't have known what to do. जी। तो मैं उसके साथ साथ कर रही थी और जी। मुझे बहुत opposition मिलती थी कि women must not be doing heavy weights. Yeah. So I actually, you know, could not argue with them because the whole gym was on one side and I was like just battling it out alone. और मैं बहुत focus में भी आती थी because I had this little child who was little clumsier than everybody else. Yeah. And why am I trying to do this? What am I trying to prove? I wasn't trying to prove anything, but I did study about it. I educated myself about it, and I realized that it's an entire new world. Yeah. That you know that needs a paradigm change to you know towards the approach in women's fitness. So मैंने बहुत सारी चीज़ें जो पहले बोलते थे वुमेन को पुलअप्स नहीं करने चाहिए, उनके शोल्डर में कुछ हो जाएगा। आई वेंट ऑन टू डू पुलअप्स। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन हु डिड पुलअप्स, यू नो, इन दिस
little fitness industry in India, not in the world or not otherwise, but in the visible fitness world. Okay. So then I went on like to do little competitions in the gym. So in that battle, I realized that I love this game. Yeah. And somewhere down the line, I was able to do it, even in my 40s, late 40s, because I had been training, doing something or the other, some or the other physical activity. I was competing in swimming contests, skating contest, state level. Okay. I had been doing it, and my father being in the Air Force, I had coaches from the Air Force. So I had always been involved in some or the other activity and doing competitions. जी. I felt that all that came back to me, in that way. Okay. So अभी कोई भी किसी की करी हुई मेहनत कभी waste नहीं जाती. जी. It is there somewhere silently inside you. And so I just graduated to this. And secondly, that one thing was there कि मैंने अपने life में 20-25 years अपने बेटे को दिए थे, जो मैं अपने life में young age में कुछ करना चाहती थी. I had lot of aggression and not aggression, like fire and passion in me, और मैं कुछ कर नहीं पाई थी. तो this was an opportunity for me to do something new. Nice. And something which I was loving, and I kind of discovered it in myself. Yeah. क्योंकि बाकी women जब weights करती थी वो कर नहीं पाती थी, और I had a natural flair for very heavy weights. Okay. I took to it like fish takes to water. So I discovered something in myself, and that's how I got into bodybuilding. So there were like multiple reasons to it in my individual journey. Okay. And I feel कि bodybuilding जो competitive stage होता है उससे कैसे graciously retire होना है, and how Yeah. we can carry it forward. Yeah. That is also very important. And so like that thing, I'm going to do it for life whether I compete or not. Okay. When it comes to other women, whether they want to prove themselves, they have to prove themselves. I think no woman should make a conscious endeavor to prove herself. वो automatically prove हो जाता है because it is a very individual journey. Right. And when you are doing your best, you're living your life, it will come out, it will blossom and come forth in the best possible way on its own. Very true. That is a divine journey that God has created for you. I think we must just follow the path. And it is not necessary कि आपको दुनिया जाने या फेम जाने. Success, we know, is something that it's a state of mind. And if you feel that you've lived your life to the fullest and done what you want to do, I think you are very successful. So no woman Correct. should try to prove it to others, otherwise it becomes painful. Yeah. अगर हम जाके दूसरों को दिखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत वो दर्दनाक सी जिंदगी हो जाएगी. तो अपने लिए करना चाहिए, अनअपोलोजेटिकली करना चाहिए, जो मन में आए 100% करना चाहिए, as long as you're not doing anything morally or ethically wrong. Very nice, very so nice. then it will come out to be the very best. वेरी नाइस रीटा जी. सो रीटा जी, आप जब जजिंग करते हैं और फाइनली आप किसी एक पोटेंशियल एथलीट को प्रो कार्ड अवार्ड कर देते हैं, तो बीइंग अ जज आपकी उस एथलीट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि अब इसको उस प्रो कार्ड का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए? Pro cards have come very recently to India. Correct. पहले तो pro card यहाँ होता नहीं था. Thanks to Sheru Classic that they've made this wonderful thing here. We used to go and compete all over the world. कितने countries में जाके compete करते थे और उसमें points मिलते थे और उसके बाद qualification मिलता था. Yeah. To do a pro qualifier first Yeah. of all. Yeah. So जब pro card किसी को मिलता था तो that is a professional elite level. You are जी. going there. जी. You have to have a certain body and structure Yeah. which does justice to that level. That should be a sacred space. Because it is new in India, there has to be a little leniency in allowing anybody to be there, because once you are a pro, people will look upon you, people will look at that space. You are creating the stature of that space. जी. कई दफ़ा कुछ एथलीट्स होते हैं जो अकेले होते हैं स्टेज पे, उनको प्रो कार्ड मिल जाता है जी. एंड दे आर नॉट अप टू दैट मार्क, तो Yeah. उसकी जो मर्यादा है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है. जी. सो वी वांट दैट द एथलीट शुड एटलीस्ट हैव अ बेसिक लेवल आउट देयर. दे मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड दे शुड सस्टेन अ जर्नी even if they are not competing, but they are passionate about the sports, and they are carrying forward their fitness journey. They should have basic fitness, visible fitness, if not how you look, at least about what you can do, Yeah. how you can perform Yeah. in life. So वो चीज़ें एक प्रो एथलीट में होनी चाहिए. उसको जो फिटनेस है अपने लेवल पर उसको प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. दैट एंडेवर मस्ट गो आउट, एंड ऑल्सो दे मस्ट टेल द वर्ल्ड व्हाट अ प्रो एथलीट is and what it means.
वेरी ग्रेट एडवाइस, वेरी ग्रेट एडवाइस। सो रीटा जी, मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया में बॉडी बिल्डर्स को जो लोग चैम्पियन बन जाते हैं उनको स्पॉन्सरशिप एंड एंडोर्समेंट्स बहुत ही हाथ पैर जोड़ने के बाद मिलती है। और आई मीन इसके ऊपर आपका क्या टेक है इस सब्जेक्ट के ऊपर? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बिग कंपनीज जो होती हैं वो महंगा प्रोडक्ट सेल तो करती हैं बट एटलीस्ट को उतना पे नहीं करती। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जहाँ तक जब तक ये एक मार्केट ड्रिवन स्पोर्ट रहेगा देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन दिस स्पोर्ट। आई थिंक जब तक ये इसको स्टेट सपोर्ट नहीं मिलती, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती, अच्छा। इसमें ट्रू जस्टिस कभी नहीं हो सकती, Okay. बिकॉज दिस इज करेंटली मार्केट ड्रिवन। और जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देव गॉट मेडल्स फॉर द कंट्री थ्रू द फेडरेशन, दैट इज गॉट नो मीनिंग, दैट इज देयर ओनली सिम्बॉलिकली एंड इट इज देयर यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इवन ध्यानचंद की फैमिली को देखो, देयर इज जस्ट अ स्टैचू देयर एंड अ लिटिल हाउस देयर। हाँ जी। You know, that is there, it's excellent for respect, but when it comes to real life, जब तक स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी ये मार्केट ड्रिवन रहेगा। तो जब हम लोग मार्केट ड्रिवन की बात करते हैं तो जो लोग बहुत पॉपुलर हैं या फिल्म स्टार्स हैं उनको तो बहुत पैसा मिलता है जी। द कंपनी इज नॉट रॉन्ग बिकॉज उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है कि उनको विजिबिलिटी चाहिए। करेक्ट। दे हैव टू अट्रैक्ट पीपल, दे आर नॉट रॉन्ग कि वो एक डब्बा दे के एथलीट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। जो एथलीट है वो अब अगर वो रियल, जब व्हेन आई वाज कंपीटिंग तो मैं ट्रेन करती थी, सोती थी, अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पे और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पर बनाने पे ध्यान दूंगी तो व्हेन विल आई फोकस ऑन माय एक्चुअल कंपटीशन, योर रूटीन वो कॉम्प्रोमाइज होता है। True. तो ये जो मार्केट ड्रिवन चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के लिए होती हैं या पब्लिक के लिए होती हैं। तो आई थिंक बैलेंस विल कम ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो जो एक्चुअल एथलीट्स कंट्री के लिए मेडल ला रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स में ला रहे हैं, तो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज गिविंग सो मच एनकरेजमेंट। Correct. तो you know that trickles down to publicity. So when it is done in that systematic way, it Yeah. will benefit the athletes. Okay. From the athlete side, the athletes lot of athletes are doing it. ये लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ एक प्रोटीन का डब्बा लेके ये लोग मान जाते हैं। Yeah. और हर एथलीट के पास अगर 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो सबको वो एक प्रोटीन का डब्बा देके टोटल फॉलोइंग मार्केट ड्रिवन कंपनीज बना लेते हैं। Right, लेकिन right, जब right. तक एथलीट एग्री करेंगे यही चलेगा। सो इधर द एथलीट्स मस्ट पुट देयर फुट डाउन कि हमको या तो बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए और चाहिए तो अच्छी तरह चाहिए। अगर Correct. सारे एथलीट्स यूनाइट होंगे तो तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक्स रीटा जी फॉर बकिंग दिस अप। एंड रीटा जी, आप खुद एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एथलीट हो और आपने बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट भी किया है, विनिंग्स भी हैं आपकी। सो आज आप एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के हेड जज हो, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है वहाँ की चैम्पियनशिप्स में और जो चैम्पियनशिप इंडिया में आज हो रही है उसकी क्वालिटी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? Of course वो लोग they have been there longer so it is more evolved. अच्छा। यहाँ पे अभी भी यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट है, there is no doubt about it. यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना थोड़ा होमवर्क नहीं करते। अच्छा। द थिंग इज कि जो IFBB के गाइडलाइंस हैं दे आर मेड इन US। ठीक है। दे आर मेड आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। करेक्ट। जैसे कि हम अगर विमेंस डिविजन्स को लें, बिकिनी, वेलनेस, तो उनको वो क्यों बनाया गया है, तो वहाँ मीटिंग्स तो वहाँ होती हैं जी। और उनके गाइडलाइंस वो करते हैं, वो जजेस को ब्रीफ करते हैं जी। हम लोग उनकी वेबसाइट से स्टडी करके ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज नीडेड इन दिस डिवीजन। जी। तो यहाँ पे बहुत लोग तो अपना वेबसाइट पे होमवर्क ही नहीं करते, क्योंकि मैं जब देखती हूँ स्टेज पे एथलीट्स आते हैं तो उन्होंने अपना जो ट्रंक नंबर होता है राइट पे लगाया होता है, उसके ऊपर भी टैनिंग क्रीम होती है और फिर वो छुप जाता है। हाउ डू वी सी, यू नो, तो वो छोटी छोटी चीजें, व्हाट आर द पोजिंग, लोगों को पोजेस के नाम नहीं पता बहुत लोगों को जी। और जब वो पीछे खड़े होते हैं तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि हमको अगर लग रहा है कि वो दैट पर्सन वाज बेटर व्हेन वी लुक बैक, तो उन्होंने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ा हुआ है। ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड। राइट। एंड जहाँ पर यहाँ कभी कभी
anabolics पे या PED पे, when you're not winning, you try to put more and more and more. They go overboard. Yeah. Which is not required. I mean, like, there's nothing more precious than life. Absolutely. So that little guidance should be there. There has to be a parallel sense of detachment, that even if you don't win, you have to look at it as a journey. ठीक है. And the most important thing in the athletes abroad is the camaraderie. Here they are, because it's a newer sport. So people are fighting for the space and for the acknowledgement. तो एक दूसरे के बीच में जो camaraderie है, the jealousy is there, the negativity is there. But there, I once competed in US, and I won the gold, and the girls around me, I can never forget this. They said, it's an honor for me to stand second to you. And they are supporting each other. So the kind of love and camaraderie we have backstage, because आपके जितने भी मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं, वो एक कॉर्नर में घर में पड़ी रह जाएंगी. आफ्टर 10-20 years आपके पास जो रहेगा, those are the relationships which you built backstage. और आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, फ्रेटर्निटी में अच्छे से इंटरेक्ट किया, वही आपके साथ रहेगा. बाकी कोई सब भूल जाते हैं, कौन जीता था, कौन हारा था. आप एक अच्छे एथलीट हो, वो हमेशा साथ रहेगा. These are the things which need to be evolved here, grown in the fitness society. Very true, very true. So रीटा जी, मैं अपना इंटरव्यू रैप अप करूं उससे पहले मैं एक और लास्ट अपना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. सो वो क्वेश्चन होगा कि अक्सर इंडियन एथलीट्स जो विन नहीं कर पाते हैं चैंपियनशिप को, वो बैक स्टेज या पब्लिकली आकर के या तो चैंपियनशिप के प्रमोटर्स को या जजेस को ही गलत ठहराना शुरू कर देते हैं. I mean, वो उस चीज़ से लर्निंग नहीं लेते कि हम क्यों नहीं जीत पाए इस चीज़ को. सो बीइंग अ जज, आपका क्या टेक है इस बात पर? बिकॉज एक एथलीट ने बहुत 100% दिया होता है, और उसका बहुत दिल टूटता है. सो वी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बिकॉज उसने जब ट्रेन किया था, उसने अपना 100% दिया था. लेकिन वो अपने आप को एक आप किसी भी एथलीट के देखो तो वो इंडिविजुअली बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब वो कंपैरिजन में स्टेज पे होता है, बैक स्टेज वो अलग लगते हैं, बट स्टेज पे वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो कंपैरिजन में वो खुद नहीं देख सकता. आई फील वेरी स्ट्रांगली फील, बिकॉज आई हैव डन दिस. मैं एक बार आर्नोल्ड क्लासिक कर रही थी बार्सिलोना में. आई डिडंट विन. देयर वर 70 गर्ल्स ऑन स्टेज इन मास्टर्स. आई हैड वन इन द नॉर्मल रेगुलर डिवीजन, लेकिन मास्टर्स में नहीं विन कर पाई. तो मुझे भी डाउट था, और मैंने आई इंटरेक्टेड विद वन ऑफ द जजेस, जिन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज देयर आर 70 गर्ल्स, और हम लोगों को जो रशियन गर्ल्स हैं उनका साइज इतना बड़ा है, दे आर फैंटास्टिक, दे हैव बेटर लेग्स देन you, so you cannot increase your height or maybe bone structure, but you can definitely work on your legs. And these are the little things which I learned, which made a lot of difference to my journey. I strongly feel that in India, one thing we can do to actually address the issue and not put it and brush it under the carpet, the one thing we can do is have a session of the athletes with the judges and the mentors after the show. And there should be an open communication, a session for that, ki why I didn't win. It should be, of course there should be no fights, but अगर हम इसको constructive way में किसी तरह भी we can figure it out how to manage it, कि हम लोग एक live online session रख सकते हैं, या on another day we can keep a post show session with all the athletes, and we can tell them in US, in the NPC, they make notes for athletes. NPC is now in India. They actually make notes. And because I have done this, I have gone to one of the judges, and she said that I have made my notes, and I will tell you what happened. Because कोई भी जज अगर मेरे को कोई पूछो इमीडिएटली, तो मैं फेस भी नहीं देखती. मुझे ट्रंक नंबर्स याद होते हैं, बहुत टाइम तक याद रहते हैं, और मुझे बॉडीज पता होती है या कंपैरिजन में पता होता है. लेकिन अब मुझे कोई कपड़े पहन के आए और बोले कि क्या हुआ था, तो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज देयर आर सो मेनी एथलीट्स, सो मेनी डिविजन्स. हमारा उस टाइम फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि हम वही मोमेंट को देख रहे होते हैं. तो वी शुड बी गाइडेड टू मेक नोट्स and allowed to interact in an open way. क्योंकि अगर हम पीछे से कुछ बात करते हैं तो वो मैनिपुलेट हो जाती है, तो सारे जजेस चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं है. लेकिन अगर हम लोग एक एक्टिव सेशन रखें जहां सब कुछ ओपन हो,
तो it will become very transparent. Yeah. And nobody will be able to play blame games. That can be discussed. I know it is debatable, but it can be worked out for sure. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योर रीटा जी आपकी आज दी हुई एडवाइजेज एंड पॉइंटर्स बहुत सारी फेडरेशंस और एथलीट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड उनके फ्यूचर में भी काम आएगी। थैंक यू सो मच रीटा जी फॉर गिविंग मी योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much. I have had a very long and a wonderful journey, and I love to share, my feedback. It's great that I'm doing it on your channel. Thank you so much. Thanks. Bye bye.